गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्रैश कोर्स श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम जो है चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक वीडियोज़ में पहला चैप्टर को पूरी तरह क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, इतना ही जो है आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो है हम इस पहला चैप्टर में हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है। ठीक है, फिर चैप्टर 1 से 2 पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हम लोग वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है, और चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से फिर हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोशन में होता है। तो चैप्टर 1 और 2 में क्लियर है कि वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी वैसे चार्ज का अध्ययन जो कि रेस्ट में है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लोग बोल सकते हैं। डेफिनेशन, इट इज़ स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, या फिर और चार्ज एट रेस्ट, यानी वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है ना, उसे लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू से भी नोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल क्यू से भी नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी by virtue of which it attract or repel other charge body। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? मूलभूत, आधार, बेसिक। यानी बोल सकते हैं कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। कोई भी बॉडी का क्या एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दूसरे चार्ज बॉडी को या फिर अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। समझने के लिए समझिए कि जैसे दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है ना, एक ये मार्कर हो गया, फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिए। शुरुआत में सारे मटेरियल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि जिसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पूरा सिस्टम क्या हो गया, न्यूट्रल। जब दो बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि मान लेते हैं किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे बॉडी में जंप कर गया। जंप करने से क्या हो गया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप किया उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब उस बॉडी को बोल सकते हैं कि वो बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जंप किया उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया, उसमें ज़्यादा है ना। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया, रबिंग होने से, दो बॉडी का रबिंग होने से क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जब दो बॉडी चार्ज हो चुका है तो अगर पॉजिटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, आपस में अट्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल बॉडी का, जिसके वजह से दूसरे चार्ज बॉडी को या फिर अट्रैक्ट करता है या फिर उसे रिपेल करता है। क्लियर है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका जो एसआई यूनिट है होता है कूलम, जिसको लोग सी से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट जो होगा वो होता है स्टेट कूलम या फिर ईएसयू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब यदि इसका डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन का
इसका डायमेंशन हो जाएगा 80। कैसे निकालें? तो देखिए करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, और हम लोग बोल सकते हैं चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट को हो गया ए और टाइम को हो गया टी, तो क्या हो जाएगा जिसका डायमेंशन 80। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक जैसा चार्ज क्या करेगा, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब ये हो गया, एक जैसा चार्ज बोलने का मतलब है जैसे पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ये सब क्या करेगा आपस में, ये सब करेगा रिपल्शन। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, या फिर पहला निगेटिव दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे चार्ज में क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट, यानी यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, इट इज 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको लोग प्रोटॉन से भी समझ सकते हैं। प्रोटॉन के अंदर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज, यानी दैट इज हम लोग इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है माइनस ई, और ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि 1.6 10 की पावर क्या हो गया, -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -1.6 10 की पावर -19 कूलम। एक और बात समझ लीजिए, है ना, प्रोटॉन के चार्ज तो समझ में आ गया कितना होता है प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज हो गया माइनस ई, और ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है ना। अगर बोला जाए कि ई क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसका 3 मेन प्रॉपर्टीज है। 3 मेन प्रॉपर्टीज, क्या क्या है। फर्स्ट, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन। तो 1 बाय 1 हम लोग चल देखते हैं। जैसे पहला है एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कहना ये चाह रहा है कि चूंकि लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सारे चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा जैसा जोड़ सकते हैं। जैसे 5 + 3 8 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, है ना। ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी या फिर सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में किसी बॉडी की जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इज द algebraic sum of all individual charges located
एट डिफरेंट पोजीशन इन बॉडी या फिर सिस्टम। कहना ये चाह रहा है कि टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी की जो टोटल चार्ज होगा, उसमें बहुत सारा चार्ज है ना, लेकिन उसका ऊपर सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज बोले या फिर टोटल चार्ज बोले, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ना, अब इसमें मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2, एक चार्ज यहाँ है Q3, यहाँ है Q4, यहाँ है Q5, यहाँ है Q6। ऐसे बॉडी में जो है बहुत सारा चार्ज जो अलग अलग पोजीशन पे लोकेट किया गया है। तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना होगा, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। Q1 प्लस Q2, Q3, Q4, Q5, अगर Q6 है Q6, और अगर आगे है तो आगे तक हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, है ना। तो यही बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा एक नेचर है, एडिटिव नेचर। चूँकि स्क्वायर क्वांटिटी है तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि टोटल चार्ज या फिर जो नेट चार्ज होगा ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ही होगा, है ना। इस क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, ये लाइन होगा। मतलब जो टोटल चार्ज होगा, क्यू टोटल है, वो क्या हो गया, एन इंटू ई होगा। मतलब एन क्या है यहाँ पे, एन है इंटीजर, और इंटीजर का होता है +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। बताना चाह रहा है कि ये जो चार्ज है या तो A1E पॉसिबल है, एन क्या है, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1E पॉसिबल है, 2E पॉसिबल है, 3E पॉसिबल है, 4E पॉसिबल है, 10E पॉसिबल है, 100E पॉसिबल है। मतलब जब भी होगा इंटीजर में होगा। मतलब कहना ये चाह रहे कि अगर इलेक्ट्रॉन, ई से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर समझा जाए तो हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 100 पॉसिबल है। यानी जब भी होगा इंटीजर में होगा, है ना। क्या चार्ज ऐसा पॉसिबल होगा, चार्ज ऐसा पॉसिबल होगा हाफ इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं किया जा सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट ई होता है, इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते, है ना। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं, है ना। क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं। 2.25 ई? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर में होगा। फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रूम में अगर स्टूडेंट्स की बात करें, एक स्टूडेंट पॉसिबल है, 2 स्टूडेंट पॉसिबल है, ये जो भी स्टूडेंट्स है वो इंटीजर में ही पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है, हाफ स्टूडेंट्स, 2.5 स्टूडेंट्स, 3.25 स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार चार्ज भी ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। जब भी होगा चार्ज क्या होगा, इंटीजर में होगा। क्लियर है। ये था क्वांटाइजेशन, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टीज ये कहना चाह रहा है कि चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जिस प्रकार एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी जिससे हम क्रिएट नहीं कर सकते उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे एनर्जी के संदर्भ में बात करें कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया गया है, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है ना। इसीलिए एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। उसी प्रकार चार्ज के केस में बोल सकते हैं कि चार्ज को भी हम लोग क्या है, क्रिएट नहीं किया गया है ना। जिसको क्रिएट नहीं कर सकते उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। चार्ज को भी क्रिएट नहीं किया गया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करता है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, है ना,
चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, है ना, नो डिस्ट्रॉय, और इसको ख़त्म भी, बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। ये होता क्या है, इट्स ओनली, ये जंप या फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, है ना। ये क्या होता है, जब दो बॉडी को रबिंग करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या होता है, जंप करता है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसलिए क्या है, चार्ज इज कंजर्व। सो चार्ज इज कंजर्व। जब भी इसके बारे में पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर, तो 1 नंबर में ये ऐसा लिख देना है, चार्ज इज कंजर्व। क्लियर है। तो ये रहा 3 मेन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर चार्ज हम लोग जानते हैं किसी भी जो है बॉडी का एक प्रॉपर्टीज़ है और इसको हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो 3 मेन प्रक्रिया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसको लोग शॉर्ट में समझते हैं। इस 3 प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पहला बोलते हैं बाय रबिंग, रब करके, ठीक है ना, बाय रबिंग। दूसरा बाय कांटेक्ट, किसी चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी में क्या कर सकते, उसको टच करा के। तीसरा बाय इंडक्शन। इन तीनों को जो है शॉर्ट में समझते हैं। इंडक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको तो कुछ ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। बाकी ये दोनों शॉर्ट में समझते हैं। तीन प्रकार का क्या है, चार्ज कर सकते हैं 3 प्रकार से किसी भी बॉडी को। जैसे पहला बात किया गया रबिंग, फर्स्ट बात किया जा रहा है रबिंग। रबिंग का मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट को, है ना, मान लेते हैं समझने के लिए, एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिए, एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिए, है ना। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 निगेटिव चार्ज है ना। ऐसे नहीं समझना है कि पॉजिटिव ऐसे रहता है, निगेटिव ऐसे नहीं रहता, बस दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। इसमें मान लेते हैं दूसरा बॉडी में क्या है, 9 पॉजिटिव चार्ज है, 9 निगेटिव चार्ज है। दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ये भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ये भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर दिख रहा है, 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव, क्या होगा, न्यूट्रल। 9 पॉजिटिव 9 निगेटिव, बॉडी क्या, न्यूट्रल। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, मतलब रबिंग करते हैं, घर्षण करते हैं, तो क्या होता है, एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है ना। मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जंप नहीं करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे अगर प्रोटॉन को समझे पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो एटम के सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन नहीं निकल सकता। लेकिन जो बाहर में जो ऑर्बिट में है ना, जो बाहर में है, बाहर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जो अपने ऑर्बिट पे क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बैलेंस सेल में है वो जंप करता है। इसमें 10 पॉजिटिव निगेटिव, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो क्या है, जंप कर गया है दूसरा बॉडी में। इस वाले बॉडी में क्या करते हैं, जंप कर गया है। इसमें 9 पॉजिटिव है और 9 निगेटिव था, 2 और बढ़ गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, जंप कर गया, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं +2, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज या ज़्यादा है, या +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -2। अब ये कैसा हो गया बॉडी, निगेटिव। ये बॉडी कैसा, निगेटिव। कितना निगेटिव, तो -2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या बोल सकते हैं कि 2 पॉजिटिव कम है, ठीक है। अब एक चार्ज या बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। एक है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो दोनों बॉडी क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, अट्रैक्शन, ठीक है। ये था पहला बाय रबिंग। दूसरा बाय कॉन्टैक्ट। इसका डिटेल वीडियोस मेरा डाला हुआ है, किसी को डिटेल समझना है तो उस वीडियोस में देख सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें जो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के एक अलग जो है वीडियोस होगा। यहाँ शॉर्ट समझा रहे हैं। बाई कॉन्टैक्ट टच करा के कैसे चार्ज कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक न्यूट्रल बॉडी लिए। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी लिए। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या समझ लिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ये बॉडी क्या न्यूट्रल है, और कोई एक पॉजिटिव चार्ज क्या करती है ना, कोई पॉजिटिव रोड लेते हैं और रोड से इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, मैंने सेल को
है ना, क्या कर दिए उसमें टच करा दिए। टच करने से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव को क्या किया अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे दूर वाले पोजीशन पे जाना स्टार्ट कर देगा। चूंकि ये टच है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें दौड़ना स्टार्ट कर देगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा। और दौड़ना स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, आगे पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, मतलब इसमें क्या हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर इसमें चला गया है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा हो गया और निगेटिव क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो सिस्टम कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो बाई कॉन्टैक्ट भी समझ में आ गया होगा कि बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। थर्ड है बाय इंडक्शन, और इंडक्शन पर टाइम लगेगा, है ना, इस पर टाइम देना है। फिर इंडक्शन होता क्या है वो समझना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है उसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट लिख चुके हैं, है ना। क्या बोल रहा है, इट इज़ फिनोमिनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। ये टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रक्रिया है जिसमें, है ना, सिमिलर जो चार्ज होता है वो सबसे फार्थेस्ट पोजीशन पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो अपोजिट चार्ज है वो सबसे उसके नज़दीक आता है। मतलब ये है समझने के लिए कि मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये क्या ले लिए, कंडक्टर ले लिए, ठीक है। कंडक्टर क्या है, शुरुआत में कोई भी कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये कहता है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रोड इसके नज़दीक लाते हैं, टच नहीं कराना है ना, इसके नज़दीक लाना है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज रोड है, ठीक है। इसको नज़दीक लाएंगे, तो नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि जो भी निगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्ट होके सबसे इससे नियर बाई जो सरफेस है, सबसे नज़दीक वाले सरफेस पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, ये इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो है इसका, वो सबसे फार्थेस्ट पोजीशन, सबसे दूर वाले जो सरफेस पे क्या होगा, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है। अब इस प्रक्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें टॉपिक है चार्जिंग ऑफ टू spherical conductor, two identical spherical conductor by induction। इंडक्शन द्वारा कैसे दो आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एकदम शॉर्ट में समझिए, एकदम इजी है, दो क्या है, आइडेंटिकल है, और दोनों क्या है, आपस में टच है। ये टच होना जरूरी है ना। तो ये दो टच है, स्फेरिकल बॉडी है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों आइडेंटिकल है, चूँकि साइज बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्या मान के चले हैं, दोनों इक्वल साइज है, ठीक है। दोनों शुरुआत में क्या है, न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होगा, है ना। हमको किससे चार्ज कराना है, बाय इंडक्शन। तो बाय इंडक्शन के प्रोसेस से मालूम है क्या करना है। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव रोड जो है ना, इसके नज़दीक लाना है, टच नहीं करना है, इसके नज़दीक लाना है ना। ये पॉजिटिव रोड को इसके नज़दीक लाने से क्या होगा कि जितना निगेटिव चार्ज होगा वो सारा क्या यहाँ पे इंड्यूस, इसके सबसे नज़दीक वाले सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी जो निगेटिव चार्ज है, चूँकि टच है तो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे सारा चार्ज जो है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और सबसे फार्थेस्ट पोजीशन पे ये यहाँ पे इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ का पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर देने के बाद, है ना, इसी को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। और ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हटा नहीं देंगे,
अगर इसको तुरंत हटा देंगे तो वापस से जो है ये अट्रैक्ट करने के बाद फिर वापस से क्या हो जाएगा, पहले जैसे बॉडी हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हटाना नहीं है, इसको अब सेपरेट कर देना है इसके रहने के साथ। जैसे ही इसको हम लोग सेपरेट करेंगे अलग अलग, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और निगेटिव जो है, अब इसको सेपरेट करने के बाद फिर इसको हटाएंगे, है ना, यानी पहले भी इसको लगा देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको सेपरेट कर दिए तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर है और सारा पॉजिटिव चार्ज इसका इधर है। अब टच नहीं है कि आपस में ये क्रॉस कर सकता है। अब इसको रिमूव कर दो। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देने के बाद क्या होगा कि अब क्या है, ये दोनों बॉडी हो गया चार्ज, ये निगेटिव आपस में रिपल्शन होकर चारों सारे सरफेस में क्या होगा, इधर उधर जाना स्टार्ट कर देगा। अब पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करके इस टाइप से हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देख लिए कि ये बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा बॉडी कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। तो कैसे बॉडी जो है चार्ज, बॉडी कैसे चार्ज किया गया वो आप देख लिए, ठीक है। अब सिंगल बॉडी को, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें दो टाइप का पढ़ना था, एक था टू आइडेंटिकल, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर बाय इंडक्शन कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें अर्थिंग करना होगा, तो देखते हैं। मान लेते हैं कोई न्यूट्रल स्फीयर लिए, इसमें जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और एक इसके नज़दीक क्या कर दिए, कोई चार्ज बॉडी, है ना, कोई चार्ज इसे मान लेते हैं निगेटिव, है ना, ऐसे मान लेते हैं कोई निगेटिव जो है, इस बार क्या लेते हैं, निगेटिव रोड लेते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड रोड लेते हैं। ये क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, अपने सबसे नियर सरफेस है वहाँ पे इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, और जो भी निगेटिव जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और सबसे नज़दीक वाले पोजीशन पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ, और निगेटिव किधर चला जाएगा, सबसे फार्थेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, ऐसा होगा। अगला स्टेप में क्या करना पड़ता है कि अब इसको जो है, अब ये कैसा हो गया है, इधर पॉजिटिव हो गया है, इधर क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग लगा देंगे। अर्थिंग मतलब वायर को यहाँ से जोड़ के पृथ्वी के अंदर, है ना, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। अर्थिंग करने से ये होगा कि इससे जो निगेटिव चार्ज है वो इधर जो है इस तार के माध्यम से, है ना, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चल जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ से निगेटिव चार्ज सारा क्या चला गया, पृथ्वी के अंदर बाय अर्थिंग, है। ये क्या है, अर्थिंग। अर्थिंग देखे होंगे होता क्या है, डिटेल बातें करेंगे इसके ऊपर। अर्थिंग करने के बाद नेगेटिव चार्ज इससे यहाँ चला गया, तो फाइनली क्या मिलता है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन की वजह से पूरे एरिया में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ गए होंगे कैसे, है ना, इंडक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इसी लॉ के तहत हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दे, बात एक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स बोल दे, ये है क्या, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। फोर्स, इट इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, दूसरा चार्ज Q2 अगर यहाँ पे है, कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको दोनों क्या समझेंगे, पॉजिटिव। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या मान लेते हैं, आर डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव क्या करता है, आपस में रिपल्शन करता है। ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, मान लेते हैं
एफ फोर्स है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इक्वल फोर्स है, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना ये फोर्स लगाएगा उतना भी यही क्या होगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। पर ये फोर्स होगा कितना, है ना, ये फोर्स होगा कितना, अबाउट फोर्स का जो स्टेटमेंट कहता है फर्स्ट कि जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या लगेगा फोर्स, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना, Q1 एंड प्रोपोर्शनल टू Q2, यानी चार्ज की वैल्यू बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू बढ़ता है और चार्ज की वैल्यू घटाने से फोर्स का वैल्यू घटता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जितना नज़दीक लाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा और जितने चार्ज को दूर करेंगे उतना ही दूर करने से क्या होगा, फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, यानी दूर करने से फोर्स घटता है और नज़दीक लाने से फोर्स बढ़ता है, यानी फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान सके हैं, आर माने हुए हैं। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है वो, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर का क्या है, इन्वर्सली है, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं कांस्टेंट टर्म आ जाता है K और फॉर्मूला बन जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस ये कांस्टेंट टर्म का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आता है, क्योंकि एक जो K है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। ये होता है, जहाँ ये ε0 है, ये है क्या, ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ये परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी जो है ये मीडियम का प्रॉपर्टीज है और ये बताना चाहता है कि फोर्स कितना लगेगा। यदि हम बात करें कि दो चार्ज अगर एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स कुछ और होगा, और दोनों के बीच में कुछ मीडियम डाल दिया, वाटर डाल दिए, तो उसमें फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बताता है, परमिटिविटी बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई। तो लोग देख चुके हैं कि एप्सिलॉन होता क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी है एप्सिलॉन, और ये क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है और डिटरमाइन करता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है ना। मीडियम डिफाइन करता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स है। अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है ना, तो फोर्स कुछ और लगेगा। दो चार्ज के बीच में यदि कुछ मीडियम डाल दें, वाटर डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो वहाँ फोर्स कुछ और होगा, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन। इसीलिए परमिटिविटी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। K का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ कैसे आता है, तो वो यहाँ से आता है। जैसे कैसे, K = 1/4 पाई की वैल्यू कितना हो गया, 3.14, और इसका वैल्यू कितना है एप्सिलॉन का 8.85 10⁻⁻12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 9 × 10⁹। तो K का वैल्यू यहाँ से आता है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अबाउट K के बारे में, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, व्हाट इज SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K एंड एप्सिलॉन। तो वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फर्स्ट K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दूसरा एप्सिलॉन, ये क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस।
तो के का निकालना है, क्योंकि कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। ठीक है, अगर SI यूनिट लिखना हो, SI यूनिट लिखना हो तो फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो इसका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई चार्ज होता है कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, यानी ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया के का SI यूनिट। यदि डायमेंशन लिखना हो तो, यदि डायमेंशन लिखना हो इसका, तो फोर्स का क्या होता है, MLT-2, डिस्टेंस का है यानी L स्क्वायर हो गया ये डायमेंशन। Q1 चार्ज है, चार्ज का होता है AT, एक और चार्ज है वो भी हो गया AT। अगर यहाँ सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, M L इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, टी के पावर -2 ऊपर है, नीचे क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा -4, नीचे क्या है ए इंटू ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ए के पावर -2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अबाउट एप्सिलॉन नॉट, इसका SI यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे भी हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट के SI यूनिट निकालने के लिए आपको पहले के का मालूम होना चाहिए, तब भी निकलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई के। अब SI यूनिट अगर लिखना है एप्सिलॉन नॉट का तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस। के का क्या होता है, के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा माइनस वालों पर जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी जो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, जस्ट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ के, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ के, ये 1/के का जो डायमेंशन होगा, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसके नीचे देते हैं ML³ T-4 A-2। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m के पावर -l, l के पावर -3, t का 4 और a स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, नाम से क्लियर है, डाई इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोके, रिड्यूस करे, उसे क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। ठीक है ना, रोकता है, जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार का क्या है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर ही क्या करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। इस एग्जाम्पल से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे वैक्स हो गया, सैंड हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, ETC या सॉइल हो गया, ETC, ये सब क्या है इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है, रिड्यूस करता है, इसमें बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या किसे बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका जो वैल्यू होगा ना उसको लोग क्या बोलते हैं, जो उसका जो वैल्यू होगा डाइलेक्ट्रिक का उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका डेफिनेशन जो है वो क्या लिखेंगे इस प्रकार का, देखें, मान लेते हैं कि एक चार्ज ले रखे हैं Q1, एक चार्ज Q2 यहाँ रखे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं R मान रखे हैं, और यहाँ कुछ नहीं है, स्पेस है। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा, वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स इक्वल टू आएगा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे ही सेम जो है ना, ये केस 1 है, ये क्या है केस 1 है। केस 2 में चलते हैं, केस 2 में चलते हैं और क्या करते हैं कि सेम ये दो चार्ज के बीच में Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक है ना, इसको रख देते हैं। कोई जो है ना बालू रख दिए या मिट्टी रख दिए, स्टोन रख दिए, वुड रख दिए, मोम रख दिए, कुछ भी रख दिए, है
है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है। तो क्लियर है, अगर कुछ भी रखेंगे तो इन दोनों के बीच के जो फोर्स होगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, क्योंकि इसके दोनों के बीच का जो इम्पैक्ट है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, तो फोर्स भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, और वो कम कितना होगा, है ना, फोर्स इन मीडियम, है ना, जब फोर्स इन मीडियम, कोई भी मीडियम डाल दिए या डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, वो क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल फोर्स है ये जो फोर्स है वो इसका जितना इसका वैल्यू होगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, के है, तो के टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कितना से कम कर दिया फोर्स को, है ना, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन बनेगा, जैसे हम बोले कि एफ मीडियम बोल दे या डाइलेक्ट्रिक बोल दे, इज इक्वल टू क्या है, एफ बाई के, और के छोड़ हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई एफ डाई इलेक्ट्रिक या फिर मीडियम, यानी बोल सकते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स, है ना, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, टू द फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो के का हम लोग ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है फोर्स को क्या करता है, कम करता है। जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो के टाइम्स उसको फोर्स को कम करता है, और यहीं से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये डेफिनेशन भी बन जाता है, दिस इज एफ बाई एफ डाइलेक्ट्रिक या फिर एफ बाई एफ मीडियम, इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ई से दिखाते हैं, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इसका डिफाइन करें तो वर्ड से समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का फील्ड वो जगह जहाँ पे इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब एक चार्ज है, इस चार्ज को चारों ओर वो जगह, वो स्पेस जहाँ पे इन्फ्लुएंसेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बोल सकते हैं, है ना, स्पेस अराउंड, शॉर्ट में लिखते हैं स्पेस अराउंड चार्ज where influences can be experienced। ठीक है, या दूसरे भाषा में इसको लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इसको भी लिख लेंगे तो नंबर आ जाएगा उतना ही। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस ये बताना चाह रहा है कि चार्ज के चारों वो जगह जहाँ पे फोर्स को महसूस किया जा सकता है। यानी अगर यहाँ पे एक यूनिट चार्ज अगर रख दिया जाए तो ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है। ठीक है, और हम लोग वो फोर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया। ठीक है, अगर इसके SI यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया न्यूटन और चार्ज हो गया कूलम, ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और यदि इसके डायमेंशन की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का होता है ML_T-2 और चार्ज का हो गया AT, और इसमें क्या कर सकते हैं ML T⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो T⁻3, A की पावर क्या हो जाएगा -1। ये हो गया इसका डायमेंशन। फॉर्मूला की बात किया जाए, फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, तो जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चूँकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लोग बोल सकते हैं फोर्स का होता है के, या फिर अगर दोनों चार्ज अगर सेम मान लें तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर अलग अलग है तो Q1 Q2 यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। और चार्ज, कोई एक चार्ज, कोई यहाँ पर एक चार्ज से एक चार्ज कट जाएगा, है ना, एक चार्ज से एक चार्ज कट गया और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ Q1 भी लिख सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं, मतलब बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है तो समझिए इस बात को। अगर एक तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, ये दो चार्ज के बीच का फोर्स है ना। हम बोल सकते हैं एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस के अगर R मान लेते हैं तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव हो गया, ये फोर्स कितना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज़ फोर्स बिटवीन, एक Q1 चार्ज मान लेते हैं, एक Q1 चार्ज है R डिस्टेंस पे, यहाँ से R डिस्टेंस पे, है ना। एक चार्ज Q2 था फोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, एक क्या है, पॉइंट है, स्पेस है। यानी एक चार्ज जो है R डिस्टेंस पे, स्पेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और इस स्पेस को, है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं एक यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज समझते हैं। कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। तो ये जो है इस पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, ये जो फोर्स है इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स कितना होगा, के, इसका चार्ज क्या है Q1, इसका चार्ज कितना, इस पॉइंट का 1 मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। और यही फोर्स बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी ऐसे समझिए कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, हाँ, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स, एफ से डिनोट करते हैं। यानी फोर्स में बोल सकते हैं दो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक चार्ज होता है और किसी पॉइंट पे या किसी स्पेस पे पूछा जाता है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे कितना लगाएगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आएगा और फोर्स में दो चार्ज आएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? देखिए जी, नाम से क्लियर है, डाइपोल, दो टाइप का पोल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से क्लियर है, डाई मतलब दो प्रकार का, पोल, पोल मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दो टाइप के पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन की बात करें, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कहना क्या चाह रहा है कि किसका कॉम्बिनेशन है, दो इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक चार्ज अगर हम लोग निगेटिव ले, दूसरा चार्ज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट भी है। अब इसका दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ सेपरेशन होना चाहिए, कुछ सेपरेशन, है ना। सेपरेशन मान लेते हैं डी है, या बुक में इसको जो है 12 लेंथ चलता है, सेपरेशन क्या मान लेता है, 12। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ना, दो टाइप के पोल के जो एक सिस्टम बना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इसी में पूछता है जी,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको P से डिनोट करते हैं, यह है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है ना। और ये किसके बराबर होता है? तो बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है वो जो है कोई एक आइदर चार्ज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन, है ना। इसको लिख लेना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड इट्स सेपरेशन। यानी डाइपोल मोमेंट P क्या हो जाएगा? आइदर चार्ज कोई एक चार्ज Q पॉजिटिव लेंगे हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, और दोनों का सेपरेशन क्या है? D। बुक में अक्सर जो है चार्ज Q है और सेपरेशन को 12 लेके चलता है, तो हम लोग जो है Q इंटू 12 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यह चीज़, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। मतलब बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, तो एक तरफ क्या है? चार्ज, चार्ज का हो गया कूलम्ब, और सेपरेशन, सेपरेशन क्या करते हैं लोग? मीटर से। और डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन, तो चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का होता है L, डायमेंशन क्या हो जाता है? ATL। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डाइपोल होता क्या है और डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यहाँ दो पोजीशन पूछा जाता है, एक एक्सियल पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पहला एक्सियल पे निकलना है और दूसरा पूछता है पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन किसे कहते हैं। पहले तो डाइपोल बनाते हैं। ये डाइपोल है -Q और +Q चार्ज, है ना, और ये बन गया डाइपोल, ठीक है। ये है डाइपोल और इसके इस लाइन को हम लोग इसके इस एक्सिस से जो लाइन पास हो रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। और किसी पॉइंट पे यदि पूछे तो इसको हम बोल देंगे कि ये कैसा पॉइंट है? तो एक्सियल पॉइंट है ये। दूसरा, अगर इसके सेंटर से, है ना, परपेंडिकुलर कोई लाइन पास हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और किसी पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट को बोल देंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इसी दो पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, तो वो लगाएगा, वो क्या करेगा, इधर की तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2kp/r³, 2kp/r³, ठीक है। तो और इसको देखा जाए, एक्चुअली फॉर्मूला जो है ये इस प्रकार डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं आता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जैसे हम बोल दें, यहाँ लिखते हैं ई एक्सियल का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2kpr/r² माइनस का L²। मान लेते हैं कि दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है? 12 है, L² का होल स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये है ई एक्सियल का। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये वाला, वो देखते हैं। ये फॉर्मूला तब है जब डाइपोल क्या है? बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट है, ठीक है, वेरी शॉर्ट है। तो यहाँ से ये आ जाता है फॉर्मूला। अगर ये तो हम आपका मेन फॉर्मूला हो गया। यदि क्वेश्चन दे रखा है इफ़ डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा है, इसका मतलब ये है
कि एल बहुत छोटा है आर से, क्योंकि अगर डाइपोल छोटा है तो एल क्या होगा, छोटा होगा। और एल छोटा होगा तो मान के यहाँ से इस पॉइंट पर निकालना है, तो आर क्या है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस, ये आर है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर से वो डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो ये एल अगर क्या है, डाइपोल बहुत छोटा है तो एल बहुत छोटा हुआ आर से, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो उस केस में एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और इसी प्रकार इस फॉर्मूला जो है बन जाता है ई एक्सियल का 2kpr डिवाइड बाई एल, जीरो पुट कर देंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा यहाँ से, और फॉर्मूला बन जाएगा 2kp बाई आर क्यूब, ये होगा ई एक्सियल, ठीक है। वही जो है सेम डाइपोल जो है किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर यहाँ पूछा जाए कि कितना लगाता है, तो ये लगाता है लेफ्टवार्ड लगाता है, लेफ्टवार्ड, इसके अंदर निगेटिव की तरफ लगाएगा। और इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलेंगे ई इक्वेटोरियल, और इसका जो वैल्यू होगा ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आता है, क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये आपके चैनल पे है ना। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको शॉर्ट बनाना है, तो इसे हम जो है शॉर्ट में बता रहे हैं। ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ये होता है, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो जब जो है ये अगर ये बोला जाता है इफ़, यदि डाइपोल क्या है, इज वेरी शॉर्ट, क्या है, बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट, तो उस केस में एल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है आर से, और एल स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है आर स्क्वायर से, और एल स्क्वायर कर देते हैं नेगलेक्ट, जीरो के बराबर। तो फॉर्मूला जो बन जाता है नया ई इक्वेटोरियल का KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको जीरो पुट कर दिए तो पावर क्या हो गया 3/2, 2 से 2 गया, और ये हो गया KP बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया इक्वेटोरियल का, ठीक है। यानी तो शॉर्ट देखा जाए शॉर्ट में देखा जाए तो ये जो डाइपोल है -q + q, इसके एक्सियल लाइन पे, यानी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इधर की तरफ होगा, इधर लगाएगा। और ई एक्सियल का दो फॉर्मूला है 2kpr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है जो अप्रॉक्सीमेशन है, जब फॉर शॉर्ट के लिए ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब, ये तब है जब डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। वही जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यहाँ से आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इधर होगा। और यहाँ पर भी जो है दो फॉर्मूला आता है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक दो फॉर्मूला आएगा ई इक्वेटोरियल का। पहला KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, और एक और फॉर्मूला आता है वो आता है KP बाई आर क्यूब, ठीक है। और देखा जाए तो ई इक्वेटोरियल जो है या ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल का, ठीक है। यह है 2kp बाई आर क्यूब, यहाँ सिर्फ क्या है KP बाई आर क्यूब। तो ये एक कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना आएगा उसको लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रख देते हैं
माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और मान लेते हैं कि डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पर रखा गया है, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर डाइपोल रखेंगे तो अपने आप ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो वही पूछ रहा है, तो टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। जिस फोर्स की वजह से, है ना, ये क्या करता है, टर्न करता है, रोटेट होता है, टॉर्क कहलाता है। तो ये रोटेट कैसा होगा, जब देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं डाइपोल है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2L है, यानी इसके सेंटर से ये हो गया L और ये फिर हो गया यहाँ से लेके L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है ना, फोर्स से, ठीक है। और ये होगा कितना फोर्स आएगा, Q इंटू E, ठीक है। माइनस Q चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स, इसका वैल्यू कितना होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। आप देखें फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे बोले कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ये क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। एफ का दो कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक एफ कोस थीटा, एक इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा है क्या, परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, ठीक है। सिमिलरली इस फोर्स को जो है ना दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब इस फोर्स को दो भाग में बांट चुके हैं, इस फोर्स को दो भाग में बांट चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन सा फोर्स टॉर्क दे रहा है। तो देखिए टॉर्क मतलब रोटेशन, अगर इसको सेंटर मान लें, अगर इस फोर्स को देखें तो ये तो फोर्स इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, मतलब ये घुमा नहीं रहा है, मतलब ये टॉर्क नहीं दे रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, अगर ऐसे रखा हुआ डाइपोल, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, इसको रोटेट करेगा, यानी ये फोर्स नीचे तो रोटेट करेगा, लेकिन ये फोर्स इसको रोटेट नहीं करेगा, मतलब ये टॉर्क देगा। और ये किधर घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये फोर्स टॉर्क नहीं देगा क्योंकि ये तो इसको इधर खींच रहा है, पर ये फोर्स इसको टॉर्क देगा क्योंकि ऐसे है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, घुमा रहा है, मतलब ये टॉर्क देगा और ये घुमा रहा है इस टाइप से। मान लेते हैं ये फोर्स टॉर्क दे रहा है, ये टॉर्क कितना दे रहा है, τ1, और ये टॉर्क दे रहा है τ2, ठीक है। तो टॉर्क होता क्या है, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू, यानी टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ से जहाँ फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क यहाँ दो टॉर्क लग रहा है, एक τ1 τ2, चूँकि दोनों है सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसे दोनों टॉर्क को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता तो घटाते हैं, यहाँ सेम डायरेक्शन में है, दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ये टॉर्क τ1 कितना होगा, तो τ1 कौन दे रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सेंटर से, चूँकि अगर ये ऐसे घूमता है तो किसके लोग घूम रहा है, सेंटर के लोग घूम रहा है ना, सेंटर के लोग घूम रहा है, और यही सेंटर इसका बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स कितना डिस्टेंस पे है, तो एल डिस्टेंस पे है, तो एल से मल्टीप्लाई प्लस τ2 कौन सा फोर्स दे रहा है, टॉर्क एफ साइन थीटा, ये रहा एफ साइन थीटा, और इसका सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, एल, तो ये रहा एल, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 2FL साइन थीटा हो जाएगा, 2FL साइन थीटा हो जाएगा। और चूँकि एफ इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q इंटू E, तो हम लोग लिख सकते हैं 2QEL साइन थीटा, ठीक है। और चूँकि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू 2L, चार्ज इंटू 2L एक साथ लिखते हैं, Q इंटू 2L को एक साथ लिखते हैं, 2QL को, बाकी इधर लिखते हैं E साइन थीटा। ये हो गया P साइन थीटा, एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, दूसरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो गया P क्रॉस E। हम लोग जानते हैं कि AB साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B, तो यहाँ क्या हो गया, P क्रॉस E, यानी दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। तो यहाँ समझ में आ गया कि टॉर्क कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो टॉर्क कीजिए
टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बात हुआ टॉर्क का। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? लाइन शोइंग द पाथ या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है कि वैसा लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, वो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। जैसे अगर हम बोले कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए, तो ये लाइंस ऐसे होगा, ये लाइंस इस टाइप से होगा। ठीक है, ये लाइंस ऐसे। ठीक है, तो ये लाइंस तो ये बताना चाह रहा है कि चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर चार्ज रखा जाए, अगर क्यू चार्ज रखा जाए, तो ये इसी के डायरेक्शन में इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर है। होता क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो लगभग मेन 6 प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए, पहला प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 बोलता है कि जो लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो लाइंस ऑफ फोर्स है, वो हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है। यानी अगर हम बोले कोई एक चार्ज है, इससे लाइंस निकल रहा है, लाइंस ऐसे निकल रहा है, इस टाइप से लाइंस निकल रहा है, तो ये क्या है कि स्मूथ है, ये स्मूथ है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, जो भी लाइंस निकलता है वो इस टाइप से लाइंस निकलेगा। ठीक है, स्मूथ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना, इसमें ऐसे ब्रेक नहीं होगा, है ना, मतलब इस टाइप से लाइंस ब्रेक करके लाइंस नहीं निकलता है, ये गलत है, ये सही है ना। स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि लाइंस ऑफ फोर्स है, वो जो लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलता है और निगेटिव में जाके इंड करता है, और निगेटिव में क्या करता है? इंड करता है। ठीक है, फिर बोलता है कि जो लाइन है वो कभी जो है क्लोज लूप नहीं बनाता है, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि लाइंस कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होगा, मतलब एक लूप नहीं बनाएगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ देर इज ए सिंगल चार्ज, यदि कोई एक सिंगल चार्ज है, मान लो तो कोई एक सिंगल चार्ज क्यू चार्ज है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड जाके कहाँ पे होगा? इन्फिनाइट पे। तब कहना ये चाह रहा है कि ये ब्रेक नहीं होता है, ये कंटिन्यूस कर्व होता है और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा इसका, है ना, इंटेंसिटी कम होते जाएगा, और कम होते होते जो है डिक्रीज होते फाइनली इन्फिनाइट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज थर्ड कह रहा जा रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लेते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं, तो हमको उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पॉइंट पे इसका जो टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंट ये दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे ए का डायरेक्शन। ठीक है, बी पे टेंजेंट क्या होगा? ऐसे होगा, ये दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। सी पे टेंजेंट होगा ऐसे, ये दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। यानी टेंजेंट क्या होता है? उसको डायरेक्शन को दिखाता है। चौथा, दो लाइन
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक लाइन से ऐसे जा रहा है और कोई दूसरा लाइन आया, उसको क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कभी कभी इसका रीजन पूछा जाता है। तो शॉर्ट में समझिए कि यदि इफ़ दो लाइन, अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 मान ले, यदि दो लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में कट करता है तो एक कॉमन पॉइंट होगा। देयर विल बी ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगा। यानी एक होगा इस लाइन का, इसका टेंजेंट इधर बनेगा और इस वाले कर्व का टेंजेंट बनेगा इधर। यानी एक कॉमन पॉइंट पे क्या दो टेंजेंट अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम क्या बोले, फिर से समझिए कि इस पॉइंट में टेंजेंट थोड़ा दूर बना दिए हैं, ऐसा टेंजेंट बनेगा, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा। एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उस कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक इधर खींचा जा सकता है और एक इधर खींचा जा सकता है। अगर दो टेंजेंट है मतलब दो डायरेक्शन, टू टेंजेंट मीन्स टू डायरेक्शन। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है? नहीं। यानी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करता है। फिफ्थ कहता है कि जो लाइंस होगा ना ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी अगर बोले कि ये चार्ज है, ये इसका सरफेस है, तो इससे जो लाइन निकलता है, ये जो लाइन निकलता है वो हमेशा सरफेस से क्या निकलता है, परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर लाइन से ऐसे निकल रहा है तो सरफेस से हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ है, लाइन से हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। लास्ट क्या कहता है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, वो कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा लाइंस जो है उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितने ही दूर दूर होगा उतनी ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मान लेते हैं लाइंस निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है इस प्रकार का, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट मानते हैं ए, एक पॉइंट मानते हैं यहाँ पे बी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पर इतना एरिया में कितना लाइंस है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर उतना ही एरिया बनाया जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइंस गुजर रहा है। तो कहाँ पे ज़्यादा क्लोजनेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा क्लोजनेस है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा यहाँ के रिस्पेक्ट में, यानी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि बी में क्या है, लाइंस क्लोजनेस कम है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इस प्रकार का, ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखा है, सी वर्मा क्वेश्चन है। एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, एक पॉइंट सी यहाँ पे है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ए सब बराबर होगा या ए और सी के बराबर होगा और इसमें ई सी होगा, या ई ए इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। कौन सा सही होगा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए कैसे हम लोग चेक करें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो हम अब डेंसिटी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना एरिया लेते हैं, उतना ही एरिया यहाँ पे लेते हैं, उतना ही एरिया यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखा जाए तो ए पे जो डेंसिटी है, यानी इतना एरिया में 3 लाइन जो है यहाँ पे गुजर रहा है, उतना ही एरिया में यहाँ एक ही लाइन है। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी डेंसिटी क्या है,
ज़्यादा है, या बोल सकते हैं यहाँ की डेंसिटी क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है। मतलब बोल सकते हैं जहाँ क्लोज लाइंस होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और बोल सकते हैं ग्रेटर देन ई बी होगा। यानी हमारा ऑप्शन ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता। तो ये था प्रॉपर्टी 6। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, जैसे बोल दे एक पॉइंट चार्ज का, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का क्या होगा, लाइंस निकलता है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, दूसरा निगेटिव पॉइंट चार्ज, इसका निगेटिव पॉइंट चार्ज क्या होगा, लाइंस उसमें एंड करेगा। इस टाइप से। तीसरा टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो लाइंस निकलेगा इसका और एक लाइंस इसका निकलेगा, है ना, दोनों आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जो लाइंस यहाँ से निकलेगा ये भी रिपेल होगा इस लाइन से। ठीक है, और हर लाइंस क्या है, आपस में रिपेल करेगा, दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये इस टाइप से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। ठीक है, चौथा टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे बनेगा, तो इसे मिटा देते हैं। फोर्थ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो क्लियर है, जो पॉजिटिव से क्या होगा, लाइंस निकलेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव लाइन जाएगा सीधे नेगेटिव में जाके इन कर लेगा। ठीक है, यहाँ से लाइन इसको ऐसे जाना था, लेकिन नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये जाके इस टाइप से इंट हो जाएगा नेगेटिव पे। ये भी इस प्रकार होगा, यहाँ से भी जाएगा तो इस प्रकार होगा, यहाँ से भी जाएगा तो इस प्रकार होगा। वैसे ही चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा बाय नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लास्ट लीनियर चार्ज, लास्ट है लीनियर, प्लेन कंडक्टर है, लीनियर प्लेन कंडक्टर है। ठीक है, मतलब चार्ज कैसा है, इस टाइप से, मान लेते हैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी लाइंस निकलेगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगा, ये तो प्रॉपर्टीज है, तो लाइन से ऐसे निकलेगा। इस टाइप से। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 प्रकार से किया गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हैं कि 3 टाइप ऑफ डेंसिटी होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी तब होगा जब कोई लेंथ में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इसका जो है मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है, इसमें Q है, और इसका लेंथ कितना है, L है। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लोग सिग्मा से नोट करते हैं, और इसको रो से नोट करेंगे। ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, ये जो लैम्डा है वो क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज बाई लेंथ। चार्ज बाई लेंथ क्यों बोले, क्योंकि ये लेंथ में सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी लैम्डा सकते हैं Q बाई L। ठीक है। दूसरा, यदि सरफेस पे है ना, सरफेस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मान लेते हैं एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है, A है, और चार्ज कितना Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं। ये क्या होगा, चार्ज बाई एरिया, और चार्ज को Q और एरिया को A से डिनोट करते हैं। सिमिलरली, यदि चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मान लो पूरे वॉल्यूम में चार्ज Q जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है Q और कितना वॉल्यूम है इसका V, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से नोट करेंगे, और ये क्या होगा, चार्ज बाई वॉल्यूम, यानी Q बाई V। ठीक है। ये 3 प्रकार से चार्ज डेंसिटी को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया क्या है, स्केलर है। एरिया हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर एक नया टॉपिक आ गया कि एरिया क्या होता है, वेक्टर। तो एक बात समझ लीजिए, यदि एरिया अगर बोलता है कि एरिया 5 मीटर स्क्वायर सिर्फ दे रखा है, तो ये क्या है, स्केलर है। ठीक है। लेकिन एरिया यदि ऐसा दे रखा है 5i + 2j + 3k इंटू मीटर स्क्वायर, यानी डायरेक्शन के साथ एरिया दे रखा है, मतलब एरिया क्या है, वेक्टर। यानी हम बोल सकते हैं कि एरिया क्या होता है, स्केलर के साथ साथ वेक्टर होता है। ठीक है। यदि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यदि मान लेते हैं ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इसका ये लेंथ है, लेंथ भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका क्या है, ब्रेड्थ है B, या इसका ब्रेड्थ है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होता है L क्रॉस B। ठीक है। और सरफेस एरिया चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एस कैप लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया is along normal to the surface। सरफेस का क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। तो हम क्लियर कट ये हो चुका है कि एरिया क्या है, स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन क्या दे रखा है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो इट इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, वो फील्ड लाइन्स जो सरफेस को नॉर्मली कट कर रहा है ना। जो लाइन सरफेस को कट करेगा वही फ्लक्स देगा, जो सरफेस को कट नहीं करता है वो फ्लक्स नहीं देगा। यानी यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसा। ठीक है। और ये क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है। यहाँ और बना देते हैं ऐसा। तो ये लाइंस क्या करेगा, इसको कट करके, नॉर्मली कट करके बाहर निकल रहा है, ये कट नहीं कर रहा है। यानी जो लाइंस कट किया वो क्या देगा, फ्लक्स देगा, और जो लाइन कट करके नहीं लिखा है वो फ्लक्स नहीं देगा। तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा, वो लाइंस जो सरफेस को कट करके बाहर निकलता है, नॉर्मली कट करता है, वही फ्लक्स देता है, बाकी फ्लक्स नहीं देता है। यानी
अगर फ्लक्स का बात किया जाए तो किस पे डिपेंड करता है? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे डिपेंड किया और दूसरा इसका सरफेस एरिया एस पे, सरफेस एरिया एस पे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछा जाए तो इसका जनरल जो है फॉर्मूला बोल सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, फील्ड इनटू सरफेस एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, एक जनरल केस से जो है इसका परफेक्ट जो है फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल केस मान लेते हैं कि एक सरफेस ऐसा है और इसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल इधर है। ठीक है, और लाइन जो है ना, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कट कर रहा है तिरछा, ऐसे लाइंस कट कर रहा है, क्योंकि हमारा डिफिनेशन तो है कि जो लाइंस परपेंडिकुलर कट करेगा वही फ्लक्स देगा, जो नहीं करेगा वो फ्लक्स नहीं देगा। तो अगर ये लाइंस ऐसे जा रहा है तो कैसे कट करेगा? मान लीजिए ये सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है और ये ऐसे जा रहा है, तो कट करके ऐसे निकलेगा, यानी यहाँ से लाइंस ऐसे गया तो कट करके ऐसे निकलेगा, यानी इसको जो है कट करके ये ऐसे निकला, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। और मान लेते हैं कि ये नॉर्मल सी एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और एक होगा इधर ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखना है कि दो कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट सरफेस को नॉर्मली कट कर रहा है। तो देखिए ये लाइंस ऐसे गया, ऐसे कट करके निकला, इसका दो कंपोनेंट, एक ऐसे, ये जो है ये कंपोनेंट है एलोंग नॉर्मल है, ये कट कर रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन इसका एक कंपोनेंट ऐसे है, ऐसे, ये सरफेस को कट नहीं कर सकता है क्योंकि सरफेस का मोटाई नहीं होता है ना, सिर्फ क्या होता है ये सरफेस प्लेन है, यानी ये कैसे कट करेगा? लाइंस ऐसे जा रहा है तो ये तो कट कर ही नहीं सकता है ना, कट कौन सा करेगा? सिर्फ ये। तो यहाँ से समझ में आया कि ये जो है ना परपेंडिकुलर ऐसे कट कर रहा है, यानी जो इसका परपेंडिकुलर जो एलोंग होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही कट करेगा, यानी ये फ्लक्स देगा, ये लाइंस फ्लक्स नहीं देगा, है ना, फ्लक्स नहीं देगा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है? तो ई कॉस थीटा दे रहा है, और इसका सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं, तो ये हो गया एस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ई एस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ई और एस दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं ई डॉट एस, यानी फ्लक्स है क्या? इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सो फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स, ऐसे ही सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा फोर्स बाई चार्ज, यानी इसको हम लोग अगर भूल जाएं डायमेंशन लिखने तो कैसे लिखेंगे? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का हो गया mL/-2 और चार्ज का हो गया AT, हो गया mLT पावर 1 ऊपर गया T⁻³ A-1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग? mLT-3 A-1, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? L²। डायमेंशन क्या हो गया? mL³ T-3 A-1, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। गॉस थ्योरम क्या कहता है? बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है ना, वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। मतलब कहना क्या चार्ज है ये समझिए। मान लेते हैं कोई एक चार्ज है Q, है ना, अब इसको कोई एक सरफेस से क्लोज कर दिया है, एक सरफेस से क्या कर दिया है? इनक्लोज कर दिया है। ऐसे इनक्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। और ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि रियल में क्लोज नहीं किया गया, मान लेते हैं इसे क्लोज किया गया है, मान लिया गया, इसलिए कैसा है? हाइपोथेटिकल सरफेस है। ये एक हाइपोथेटिकल है ना सरफेस है ना, विच जो
इनक्लोज किया हुआ है, विच इनक्लोज चार्ज। तो चार्ज का क्या है, इनक्लोज कर रखा है, ठीक है। अगर चार्ज को एक सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि इसको क्लोज करने के लिए पूरी तरह क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस है, ये कैसा है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तभी ये क्लोज होगा। तो बोलता है अगर चार्ज है तो यहाँ से लाइंस निकलेगा, चार्ज है तो लाइंस निकलेगा, ऐसे लाइंस निकल रहा है, और जो भी लाइंस निकल रहा है सारा लाइंस जो है सरफेस को कट कर रहा है। तो सरफेस को कट करेगा तो फ्लक्स देगा, है ना। सारा लाइन सरफेस को कट कर रहा है तो फ्लक्स देगा। तो बोल रहा है कि वो फ्लक्स कितना होगा, तो वो फ्लक्स होगा, है ना, वो फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज विच इनक्लोज्ड, है ना, यानी Q, ये जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। यानी इसको मैथमेटिकली हम लोग कितना लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है, E.ds। अगर ds लिखे हुए हैं तो इंटीग्रेशन चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो इसको ऐसा क्लोज सरफेस बना देते हैं। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, Q इनसाइड बाई ε0, इतना होगा, Q/ε0, यानी Q को क्या लिखते हैं, Q इनसाइड, जो इनक्लोज है ना, ये होगा, ये रिलेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम। हम चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कैसे ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो प्रूफ बिल्कुल शॉर्ट में लगभग 1 मिनट में कर देते हैं इसको प्रूफ, कि कैसे वो फॉर्मूला आ गया प्रूफ। मान लेते हैं एक चार्ज है Q, किसी गॉसियन सरफेस से क्या किए हैं, इनक्लोज किए हैं, किसी गॉसियन सरफेस से, ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इसको इनक्लोज किए हैं, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, r है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। हम चाहते हैं ज़रा यहाँ से इसको, इस चार्ज की वजह से, है ना, इसका r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q/r², क्योंकि चार्ज कितना है, Q कितना डिस्टेंस पर लगा रहा है r पे, तो Q/r²। और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, Q K इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, तो लिख सकते हैं 4πε0 इंटू r², ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ है अबाउट फ्लक्स, क्या है क्वेश्चन, अबाउट फ्लक्स। तो फ्लक्स है क्या, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसका जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जी, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो है कितना, Q/4πε0 इंटू r² इंटू सरफेस एरिया, जो गॉसियन सरफेस है ना, जो इसको इंक्लोज किया है, इसका सरफेस एरिया कितना है, तो 4πr², तो 4πr² कट गया, 4πr² कट गया, तो यहाँ से फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। तो बात समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है, चार्ज/ε0 के बराबर। और इसको मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं E=E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया, ds है तो इंटीग्रेशन का साइन, ये क्लोज लगाते हैं क्योंकि क्लोज सरफेस पे निकालना है, वो कितना आया है, Q/ε0 के बराबर आया है। तो ऐसे प्रूफ हो जाता है। और बात समझना है कि गॉस थ्योरम जो है इसका यूज क्या है, गॉस थ्योरम का चुके हैं कि गॉस थ्योरम का यूज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में होता है। तो बहुत सारा जो है, जैसे चार्ज पार्टिकल है ना, सिलिंड्रिकल है, या फिर एक स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल है ना, तो बहुत सारा है। तो हर प्रकार के यहाँ पर हम देखेंगे ना डिटेल फॉर्म में, इसका अलग से वीडियोस बना चुके हैं, तो सबके शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे पहला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। जरा स्पीड में देखते हैं, वीडियोस लंबा हो चुका है। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इनफाइनाइट मतलब ये भी माइनस इनफाइनाइट, ऊपर भी कहाँ चला गया, इनफाइनाइट, बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसमें जो लेमडा मान लेते हैं, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बोलता है कि इसके r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे रिलेशन 2k λ/r,
कितना होता है 2k लेमडा बाई आर। अब लेमडा है क्या, लेमडा है सर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होता है चार्ज बाई लेंथ होता है। ये भी पुट कर सकते हैं। दूसरा, यदि सेमी इन्फिनाइट हो तो सेमी इन्फिनाइट चार्ज वायर हो तो क्या होगा, तो ये क्या है ऐसे, ये एक तरफ क्या है जानते हैं कि यहाँ पर ये है और दूसरी तरफ क्या है मान लेते हैं कि इन्फिनिट तक दिया हुआ है। तो इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, एक इधर होगा ई एक्स की तरफ, एक नीचे की तरफ होगा ई वाई की तरफ। इधर ई एक्स जो होगा वो होगा 2k लेमडा बाई आर, है ना, के लेमडा बाई आर होगा, के लेमडा बाई आर, और ई वाई कितना होगा, ये भी होगा के लेमडा बाई आर, और उसका रिजल्टेंट होगा इधर, ये होगा के लेमडा बाई आर इंटू रूट 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तीसरा, लार्ज चार्ज शीट है, शीट या प्लेट मान लेते हैं कि बहुत बड़ा प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है ना, या शीट बोलते हैं। इसमें चार्ज कितना है मान लेते हैं, इसमें चार्ज कितना है Q है, अब इसका एरिया क्या है A है, और जो भी दे रखा होगा क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसका क्या दे रखा है सिग्मा दे रखा है, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना डिस्टेंस पे निकाले, वो प्योरली कांस्टेंट होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि एक जो है इन्फिनाइट लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिर्फ लार्ज शीट भी बोलेगा तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो चार्ज्ड स्फीयर, ये होलो स्फीयर है, अंदर से खोखला है, जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, वो सरफेस पे होगा, और सरफेस पे मान लेते हैं कितना चार्ज है, तो Q चार्ज है, इसका चार्ज कितना है Q है, और रेडियस कितना है R है, चार्ज Q और रेड सेंटर है, इसका रेडियस क्या है R है। तो याद रखेंगे अंदर में, पूरे अंदर में E इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 0 होगा, पूरे अंदर में इनसाइड कितना होगा 0। सरफेस पे, किसी सरफेस पे E सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा K, जिसका चार्ज कितना है Q, और सरफेस में निकालना है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो रेडियस है तो KQ बाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर किसी बाहर आउट पॉइंट पे C पे निकालना है और मान लेते हैं कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मान लेते हैं C पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी यहाँ पे आउटसाइड जो होगा, यानी E आउटसाइड जो होगा वो कितना होगा K, कितना चार्ज है इसका Q, सेंटर से कितना डिस्टेंस है R, तो KQ बाई R स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। ठीक है, रिंग, रिंग चार्ज रिंग की वजह से देखते हैं, चार्ज रिंग के वजह से देखते हैं। मान लो कोई रिंग है इस प्रकार का, रिंग भी क्या होगा अंदर से खोखला होगा, और इसके सेंटर पे पूछता है रिंग का, तो सेंटर पे जो होगा ई सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा
जीरो होगा। सेंटर पर क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ के पोर्शन वाला इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, यहाँ वाले जो चार्ज होगा वो इसको इधर लगाएगा, यहाँ के चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, इसके यहाँ के अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। ऐसे सभी दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। इधर वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, सिमिलरली इधर वाला इधर को कैंसिल आउट करेगा। फाइनली सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए।